हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 5, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपके सिर्फ 2 ही एग्जाम्स बचे हैं बीएड के, अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड आर्ट एजुकेशन। तो आर्ट एजुकेशन भी 2-3 लेक्चर्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी आपको वन शॉट में सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं और ये भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इससे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप और अपने मार्क्स जो है और इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा यूनिट है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो एनवायरनमेंट एंड हेल्थ में हमको क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटीज परसेप्शन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए। फिर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग फॉर सॉल्विंग टूडेज एनवायरमेंटल चैलेंजेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिजिनियस नॉलेज, कम्युनिटी लेड एफर्ट्स। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियाज हेल्थ ट्रेडिशन, आयुर्वेदा, अष्टवेद्य, यूनानी एंड अदर स्कूल्स लाइक सिद्धा के बारे में पढ़ेंगे। और सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के बारे में भी हम आज डील करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया। मेंटल हेल्थ में क्या क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल वेलनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, ध्यान, माइंड बॉडी रिलेशनशिप, आयुर्वेदा, योगा, दर्शन, आत्मा। देखो मतलब ये टॉपिक भी ना बहुत ही ईजी सा है। वही चीज़ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपने बॉटनी में पढ़ा ही होगा ये सब, और नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं, बस आपको लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए। फिर आप आराम से इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम हमको समझना है। एंड सोसाइटीज परसेप्शन की सोसाइटी मॉडर्न वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कैसे सोचती है, एज वेल एज हमारा जो एंशियंट टाइम था उस टाइम पे हम कैसे सोचते थे अबाउट आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट, सोसाइटीज परसेप्शन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, लैंड, वाटर एंड एनिमल्स। हम पहले पढ़ना है इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ बैलेंस रिलेशनशिप। ये बैलेंस रिलेशनशिप है किसके बीच? सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच, जिसके थ्रू क्या होता है हमारी जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, लेकिन बिना जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट किए हुई। मतलब हम हमारी जो ह्यूमन नीड्स है उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं बिना अपने नेचर को हार्म किए हुए। इसी का मतलब होता है बैलेंस रिलेशनशिप, इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटीज हैव परसीव्ड एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। मतलब आज से 2000 साल पहले भी लोग रहते थे, अभी भी लोग रहते हैं। तो कैसे पहले के लोग और अभी के लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ तो करते ही हैं, तो उनका जो वे ऑफ यूजिंग है वो कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक हम क्या करते हैं, डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं देन दीन। समटाइम्स सैक्रेड कैसे यूज़ करते थे, कुछ टाइम पे उसको सैक्रेड एंटिटीज़ की तरह हम प्रोटेक्ट करते थे। तो कुछ टाइम से हमने क्या किया, उनको बस एक कमोडिटी के रूप में देखा है और उसको एक्सप्लॉइट किया है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस परसेप्शन हेल्प्स एक्सप्लेन एनवायरमेंटल हार्मनी एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल सस्टेनेबिलिटी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। Society depends on the environment for survival, while environment's health depend on responsible human behavior. So हम क्या है, environment पे डिपेंड करते हैं और environment का जो उसका जो लाइफ स्पान है, उसकी जो हेल्थ है वो भी डिपेंड करती है कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज लार्जली एम्फेसाइज कोएग्जिस्टेंस, वेयरएस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ऑफन फोकस ऑन यूटिलिटेरियन यूज। मतलब हमसे जो पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी वो ऐसी थी कि हम कैसे नेचर के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है आज का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा हो गया है कि हमको कैसे कैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करना है। ये हमारा आज का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑन फॉरेस्ट। तो ट्रेडिशनल परसेप्शंस क्या हो जाएंगे, ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो आपको पहले से पता ही है, आपको वही सारी चीज़ें ही नोट करनी है इसमें। जैसे पहला क्या हो जाएगा, सेक्रेट स्पेसेस। पहले के लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट को क्या मानते थे, एक सेक्रेट स्पेस मानते थे, एक पवित्र जगह मानते थे। इसको क्या मानते थे, अबोर्ड ऑफ डिटीज, मतलब जो भगवान है, देवी देवता है, उनका
घर ये इसको मानते थे। फिर सेक्रेड ग्रेव्स मानते हैं। फिर ये हमारे लिए किस लिए काम आता है? फूड, फ्यूल, मेडिसिन, शेल्टर एंड कुछ कुछ जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे क्या करती थी? रहती थी। ये हो गया ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न परसेप्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो आज हम क्या मानते हैं कि ये हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? इकोनॉमिक रिसोर्स रह गया है। हम क्या करते हैं? हमें माइनिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारा सारा फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारा नेचुरल रिसोर्स इससे एक्सप्लॉइट होते जा रहा है। हम क्या करते हैं? इसे डिसरप्शन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? क्लाइमेट भी चेंज होता है, जिससे एट द एंड हमको ही नुकसान होगा। फिर परसेप्शन ऑफ लैंड, दोनों ही पढ़ना है, मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी। तो पहले के लोग क्या सोचते थे कि जो लैंड है वो क्या है? हमारी माता है, इसको हम भूमि माता की तरह कंसीडर किया करते थे, और ये क्या है? हमारे कल्चर, हमारे सोशल रिलेशंस के लिए आइडेंटिटी है। और स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर उस टाइम पे हुआ करता था, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि इन्होंने क्या किया? इसको सैक्रेड माना, और ये जो है रीजनरेशन होता था उस टाइम पे, मतलब जो लैंड है वो अच्छे से यूज़ हो रहा था। पर अब हमारा जो मॉडर्न परसेप्शन है वो क्या है? हमने क्या कर दिया? जो लैंड का प्राइवेटाइजेशन है उसको बढ़ा दिया है, हर किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर वो क्या कर रहा है? लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है, उसको कमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है? कुछ कुछ टाइप ऑफ फार्मिंग से हमारा जो लैंड है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, बट इसकी किसी को नहीं पड़ी, हर किसी को अपने अपने अर्निंग की पड़ी है, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट ही देखता है इससे। फिर लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इरोजन हो गया, डिस्प्लेसमेंट्स हो गए, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? प्रॉफिट हो रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। इससे सोशल इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। ठीक है। फिर हमको पढ़ना है वाटर का परसेप्शन इन ट्रेडिशनल टाइम एंड इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ट्रेडिशनल में क्या सोचते थे कि ये क्या है? लाइफ गिविंग एंड सैक्रेड है, और रिवर्स को हम क्या मानते थे? माता मानते थे। आज भी हम मानते हैं, बट आज हम उसी को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, स्टेप वेल्स होते थे, जैसे कि आपने अगर कोई राजस्थान की कोई राजा महाराजा वाली कोई मूवी देखी हो या फिर स्टोरी से पढ़ी हो तो उसमें भी आपने देखा कि बावली होती हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है। कंजर्वेशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सस्टेनेबल यूज़, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे पॉसिबल है कि हर किसी को क्या मिल सकता है? वाटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड मिल सकता है। फिर कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है? स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आज क्या हो गया है? पानी, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, हमको क्या हो रहा है? पानी की कमी महसूस हो रही है। हम क्यों हो रही है? क्योंकि हमने क्या किया? इसको ओवर यूज़ किया है और बहुत जगह की वाटर को एक्सप्लॉइट किया है। पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर का भी जो लेवल है वो कम होते जा रहे हैं, इकोसिस्टम से क्या हो रहा है? डैमेज होते जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद पढ़ना है परसेप्शन ऑफ एनिमल्स। इसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, बस उसी को आपको पॉइंट्स में लिखते जाना है। तो परसेप्शन ऑफ एनिमल्स में क्या हो जाएगा? हम पहले क्या करते थे? माता गाय को गौ माता के नाम से उसको पूजते थे, बहुत सारे एनिमल्स थे उनकी हम पूजा करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, और उस टाइम पे ह्यूमन एनिमल का कोएग्जिस्टेंस बहुत ही स्मूथली चल रहा था। फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? रेस्पेक्ट बेस सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। उस टाइम पे जैसे ही उन लोगों की कोएग्जिस्टेंस थी वो क्या करता था? बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता था। बट आजकल क्या हो गया है? हम इनको भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे अपने रिसोर्सेज के रूप में इनको देखते हैं, या फिर इन पे क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कुछ भी नई चीज़ हमको करनी हो तो हम क्या करते हैं? जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी तो पेन होता होगा, उनसे उनकी भी पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ता होगा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और फार्मिंग, एक्सट्रैक्शन, इन सब की वजह से भी हम क्या करते हैं? उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है? उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है और उनका इकोसिस्टम भी डिसरप्ट होता है। ठीक है। फिर चेंजिंग परसेप्शन एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा ट्रेडिशनल में और कॉन्टेम्प्रेरी में, तो जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा परसेप्शन चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं उनकी वजह से तो और भी ज़्यादा। शिफ्ट फ्रॉम इकोसेंट्रिक टू एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। अब अगर हम देखें कि क्या चेंज हुआ है परसेप्शन में, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि शिफ्ट हुआ है फ्रॉम वेयर? इकोसेंट्रिक। पहले के लोग इकोसिस्टम को देखते थे, तो इकोसेंट्रिक से क्या हो गया हमारा वर्ल्ड व्यू? एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब होता है कि अपने फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं? चीज़ों को
अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विदाउट एथिकल रिस्ट्रेंट, मतलब हम आजकल हम मोरालिटी एथिकल ये सब तो भूल चुके हैं, उसको छोड़कर ही हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में काम किए जा रहे हैं, जो क्या है सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट है। फिर थर्ड, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रिसोर्स स्कार्सिटी एज आउटकम्स, और इसका आउटकम क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, रिसोर्स स्कार्सिटी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माउंटेन्स को काटा जा रहा है, वहाँ पे माइनिंग की जा रही है। तो इन सब से क्या होगा, नेचर में भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भी वो भी तो इसका उल्टा रिवेंज निकालेगा ना हम पे। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये क्या है मॉडर्न लाइफ में हो रही है, और पहले हमने इसको कितनी अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ था हमारे एंसेस्टर्स ने, और इस वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें वही जो चेंज है उसके बारे में ही पढ़ना है। फिर रिस्टोरिंग सोसाइटी, एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम, रिवाइविंग ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। हम क्यों रिस्टोरिंग सोसाइटी, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, ट्रेडिशनल नॉलेज जो थी उसको फिर से रिवाइव कर सकें। फिर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन एथिक्स, फिर से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, और हमारे जो एथिक्स थी जिनको हम धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बोलते जा रहे हैं उसको हम कंजर्व कर सकें। फिर थर्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब हम हर चीज़ ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर भी तो नहीं रोक सकते कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ बहुत सारा डिजास्टर्स आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। जब तक हम खुद उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगी। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर फोर्थ है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर किसी को एनवायरमेंट के प्रति एजुकेटेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये हमारी, और इसको हमें कैसे देखना चाहिए कि ये हमारी क्या है, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें उस रूप में देखना पड़ेगा। फिर ये था फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, कि हम जैसे कि हम अपने घरों को कैसे बना सकते हैं, हम किस तरह से पानी का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो सके। सस्टेनेबल का मतलब क्या होगा कि अगर हम आज उस चीज़ों को यूज़ कर भी रहे हैं तो भी हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए वो चीज़ एक्सप्लॉइट ना हो, ख़त्म ना हो, हम उनके लिए भी उन चीज़ों को अच्छे से रख पाए, संजो के रख पाए। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। फिर सॉल्विंग टुडेज एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो फिर उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, एक है इंडिजीनियस और दूसरा है कम्युनिटी लेड, और भी ज़्यादा हम दूसरी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग एम टू डिज़ाइन ह्यूमन सेटलमेंट्स दैट आर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, सोशली इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिकली वायबल, मतलब सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग का एक ये एम है कि हम ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स क्रिएट करेंगे जो कि क्या हो सके, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो सके, एनवायरमेंट के प्रति हम क्या हो सके, जिम्मेदार हो सके, और सोशली इंक्लूसिव, मतलब जो हमारा एक वो हो गया ना पॉइंट ऑफ व्यू कि हर हम क्या है, जो ह्यूमंस हैं वो सेंट्रल एंटिटी हैं, इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं, तो उसको छोड़ के हम क्या कर सके, बाकी जो एंटिटीज़ हैं, बाकी जो प्रजातियां हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब के साथ क्या कर सके, हम एकजुट होकर रह सके, को एक्जिस्टेंस हमारा बढ़ सके, उसको बोलेंगे हम सोशली इंक्लूसिव। फिर इकोनॉमिकल वायबल, in the face of climate change, rapid urbanization, pollution and resource scarcity, modern solutions are increasingly turning toward indigenous wisdom and community participation which have long emphasized harmony with nature। आजकल ये जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन चीज़ों के बीच में हमको जो हमारी पुराने टाइप की जो रिचुअल्स थी या फिर इनको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस थी, उनको लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि हम क्या कर सकें, सस्टेनेबली जी सकें और हमारे नेचर के साथ हम हार्मनी बना के रख सकें। फिर मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग बिल्डिंग दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बाय एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, वाटर, मटेरियल एंड यूज। ये सब क्या कर सके, ऐसे हमको बिल्डिंग्स बनानी है जो कि क्या कर सकेगा, जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको कम कर सकेगा, उसकी जो एनर्जी है, वाटर है, मटेरियल, इसको हम कम यूज़ कर सके, हम ऐसे डिज़ाइंस बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। फिर सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग सिटीज़ टू एंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, सोशल इक्विटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि अभी गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे हर जगह पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं,
तो वो क्या है हमारे लिए, एक एग्जाम्पल है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का। कोर प्रिंसिपल, मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। यही जो हमारे सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन भी है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने नीड्स के साथ मीट कर रहे हैं, मतलब अपने नीड्स को पूरी भी कर रहे हैं, बट हम जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनके लिए जो चीज़ें हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस एड्रेस्ड, तो पहला क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन हीट आइलैंड्स, एनर्जी ओवर कंजप्शन एंड कार्बन एमिशंस, ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। पहला क्या था हमारा, क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्या हो जाएगा, एनर्जी ओवर कंजप्शन, कार्बन एमिशंस, फिर वाटर स्कार्सिटी, कहीं पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है तो कहीं पे क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है। फिर वेस्ट जनरेशन, ये हमारा बहुत बड़ा इशू है, इतने प्लास्टिक्स है कि अब हमने इतनी प्लास्टिक्स बना ली है कि अब हमारे लिए इशू ये हो गया कि हम उनको सीधी तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्पोज कैसे कर सकें। एंड पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रीन स्पेसिस। फिर इंडिजीनियस नॉलेज इन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी एक सस्टेनेबल लाइफ जीना चाह रहे हैं, सस्टेनेबली रहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमारे जो नेचर है उसको उतना हार्म नहीं किया है, वो भी तो उस टाइम पे अपनी लाइफ जी रहे थे, तो हमें उनके जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है जो कि हमारे सस्टेनेबल के लिए काम आ सके। तो क्या क्या काम आ सकता है, पहला क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव बिल्डिंग डिज़ाइंस। अब क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव बिल्डिंग डिज़ाइंस का मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ पे बारिश आ रहा है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम जो तीनों टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना उनके लिए एक जैसा घर नहीं बना सकते, उन तीनों के लिए हमको अलग अलग टाइप ऑफ हाउसेस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो जैसे थिक मड वॉल्स, कोर्टयार्ड्स, वरांदास आर मेड फॉर गुजरात एंड राजस्थान, जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन होते रहता है ना, वहाँ पे हमको क्या करना है, थिक मड वॉल्स बनाते हैं, कोर्टयार्ड्स बनाने हैं, वरांदास बनाने हैं। फिर ऐसी जगह जहाँ पे बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे अगर हम ऐसा वाला रूफ बनाएंगे, उससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसा स्लोपिंग रूफ बनाए, तो पानी अगर गिरे तो क्या हो सके, नीचे फॉल हो सके, वहाँ पे जमा ना हो। तो ये टाइप ऑफ रूफ्स कहाँ पे बनेंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। फिर यूज़ ऑफ लोकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे, जैसे कि हम डे लाइट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि हमारे पास सन है उसके लिए हम जालीस का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जिस टाइप की जालीस यूज़ किए जाते थे उस टाइप की। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे लिए, बैम्बू हो जाएगा, बैम्बू हाउसिंग, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा होगा ना तो वहाँ पे बैम्बू से ही घर बनाए जाते हैं नीचे, क्योंकि हमेशा वो वहाँ पे पानी भरा ही होता है, बाढ़ आते रहता है, तो उन लोग क्या करते हैं, बैम्बू के ही घर प्रिफर करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कूलिंग मटेरियल्स, कार्बन फुटप्रिंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत तक वहाँ पे अगर कहीं पे गर्मी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल कूलिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है बैम्बू हाउसिंग। फिर नेक्स्ट पेसिव कूलिंग एंड लाइटिंग, जैसे कि इनर कोर्ट यार्ड्स हो गए, अंदर में वेंटिलेटर्स बना दिए, ये सब क्या है, नेचुरल वेंटिलेटर्स था, तो ये सारे क्या होंगे, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन दी आर्टिफिशियल एनर्जी, हमको फिर इन चीज़ों से आर्टिफिशियल एनर्जी पे उतना डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी हम बहुत सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट उन लोग कैसे मैनेज करते थे जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला है स्टेप वेल्स हो गए जिनको हम बावली बोलते हैं, फिर इन सेमी एरिड रीजन्स, फिर जोहाट्स इन राजस्थान फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जावो सिस्टम ऑफ नागालैंड इंटीग्रेटिंग वाटर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। इन सारी प्रैक्टिसेस को हम लाके क्या कर सकते हैं, वाटर स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और फ्लड्स को भी रोक सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिटी लेड अर्बन प्लानिंग एफर्ट्स, तो पार्टिसिपेशन प्लानिंग क्या हो जाएगा, लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट एंड सोशली एक्सेप्टेड, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लोग, स्ट्रक्चर है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो क्या कर सके, उनके लिए उनका जो एरिया है उनके लिए कंफर्टेबल हो सके, जैसे कि पूरा का पूरा एक लोग माइंड में बनाते हैं कि हमारा जो सबका घर होगा वो कैसा होगा, कोई भी किसी भी चीज़ से ऐसे रिसोर्सेज से साथ कोई मिसयूज़ नहीं हो सके, ऐसा उनका एक प्लानिंग होता है। फिर नेक्स्ट है अर्बन कॉमन मैनेजमेंट। अर्बन कॉमन मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि हर कोई क्या करेगा, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर हर कोई अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और क्या होगा,
जब हम सब लोग मिलके आधा आधा काम बांट लेंगे ना तो हमारे अंदर भी एक यूनिटी की फीलिंग आएगी। फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, सेल्फ बिल्ड हाउसिंग, जैसे कि स्लम हो गया, स्लम अपग्रेडिंग थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रेदर देन फोर्स्ड एविक्शन। जो स्लम्स हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मिसयूजेस होती रहती हैं, तो स्लम को कोई फोर्सफुली वहाँ से हटाए ऐसा नहीं करना है, बट स्लम्स को भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करनी है। ये क्या है हमारा इनफॉर्मल सेटलमेंट, जो कि स्लम्स हो गए वो। फिर इंक्रीमेंटल हाउसिंग इम्प्रूव्स लिविंग कंडीशन सस्टेनेबली। फिर नेक्स्ट आएगा कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ लेक्स, पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस। कम्युनिटी मैनेजमेंट किन किन चीज़ों के लिए होनी चाहिए? लेक्स, पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस के लिए भी कम्युनिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा? इंडिजीनियस, मतलब हम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कैसे अपनी लाइफ में लाएंगे और कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सस्टेनेबल लिविंग है उसको हम कैसे बेटर बना पाएंगे, वो हो गया इंडिजीनियस। अब हमको हमारा जो आज की लाइफ है ना उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी लेड अर्बन प्लानिंग एफर्ट का मतलब होता है कि हम सभी मिलके कैसे हमारे आज को बेहतर बना पाएंगे। तो पहले क्या करना है? पार्टिसिपेशन प्लानिंग करनी है कि हर किसी को क्या करना है, इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन करना है। फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, अब पार्टिसिपेशन तो उन जगह पे होगी ना जहाँ पे आप फॉर्मली रह रहे हैं। कुछ इनफॉर्मल प्लेसमेंट्स भी होते हैं जैसे कि स्लम एरियाज हो गए, तो वहाँ पे भी उनको फोर्सफुली नहीं निकालना है, उनके साथ भी प्लानिंग करके ही उनकी जगहों को वो बेटर बनाना है। फिर अर्बन कॉमन मैनेजमेंट, इतना आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट पढ़ना है हमको सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन प्रैक्टिसेस। तो हम कैसे अर्बन डिज़ाइन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो पहले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है, मतलब अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन रूफ और वर्टिकल गार्डन्स, इन सब का हमको फॉर्मेशन करना है। इससे क्या होगा? रिड्यूस हीट आइलैंड्स, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, हम हीट को भी रिड्यूस कर लेंगे और एयर क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। फिर कॉम्पैक्ट एंड मिक्स यूज डेवलपमेंट, ये क्या करेगा? रिड्यूसेस ट्रेवल डिस्टेंस, यूज प्रमोट्स वॉकेबिलिटी, मतलब इससे क्या होगा? हमारे जो बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल से भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमको यही बोला गया है कि ऐसे वर्टिकल, ऐसे हमको रोड्स बनाने हैं, डायरेक्ट रोड्स बनाने हैं जहाँ पे क्या हो सके? वॉकेबिलिटी बढ़ सके, मतलब हर चीज़ के लिए हमको गाड़ी निकालने की ज़रूरत ना पड़े, हम वहाँ तक चल के भी जा सके, नहीं तो हम क्या कर सके? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, जिससे कम क्या हो? कार्बन एमिशन हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल मोबिलिटी। सस्टेनेबल मोबिलिटी से क्या होगा? रिड्यूस कार्बन एमिशंस। मोबिलिटी मतलब जैसे भी जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे, उनको हम क्या कर सकते हैं? ई रिक्शास में जो इलेक्ट्रिकल होती हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा? कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाएगा। फिर साइकिल ट्रैक्स, पेडेस्ट्रियन पाथवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से क्या होता है? आधा से ज़्यादा हमारा जो सिटी का पॉल्यूशन होता है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो हम दोनों को क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करेंगे। तो पहले हो जाएगा सोलर पैनल्स कंबाइंड विद ट्रेडिशनल पैसिव कूलिंग्स, उनके साथ उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट हार्वेस्टिंग मेथड्स, हम अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी किंगडम्स रह चुके हैं जहाँ पे क्या हुआ है? बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट, जितना कि हम आज की दुनिया में भी नहीं बना सकते ना, उतनी अच्छी वाटर मैनेजमेंट कुछ किंग करके गए हैं, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ GIS एंड डिजिटल टूल्स फॉर इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग। ठीक है। फिर पढ़ना है इंडियाज हेल्थ ट्रेडिशन, आयुर्वेदा, सिद्धा, अष्टवेद्य, यूनानी एंड अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, लेसन्स फ्रॉम सुश्रुत संहिता एंड चरक संहिता। तो India's health tradition represents one of the world's oldest holistic medical systems, integrating physical health, mental well-being and ethical living and harmony with nature। मतलब हमारा जो हेल्थ ट्रेडिशन है वो बहुत ही पुराना है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम में हमारा इंडिया का जो हेल्थ ट्रेडिशन है वो आता है, फॉर इंटीग्रेटिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड एथिकल लिविंग एंड हार्मनी विथ नेचर। The system view health not merely as absence of diseases but as balance among body, mind, spirit, society and environment। मतलब हमारा जो सिस्टम है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम डिसीज़ को हटा देना, क्योर कर देना, इस पर सिर्फ बैलेंस नहीं है, इस पर सिर्फ निर्भर नहीं है, लेकिन
ये बैलेंस भी है अब इन बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इन चारों पांचों के बीच का क्या है, ये एक बैलेंस है। फिर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन हेल्थ ट्रेडिशन। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में हम क्या लिखेंगे, हेल्थ इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्वास्थ्य को हम क्या बोलते हैं, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ह्यूमन बॉडी इज माइक्रोजोनम ऑफ द यूनिवर्स, लोक पुरुष साम्य। इसको हम क्या बोलते हैं, लोक पुरुष साम्य। फिर डिसीजेस अराइज ड्यू टू इम्बैलेंस कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, इमोशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें डिसीजेस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डाइट। हम अगर प्रॉपर डाइट नहीं हुआ तो, लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर हुई तो, इमोशंस की वजह से भी हमें बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, और साथ साथ एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंशन, एथिक्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। प्रिवेंशन कैसे करना है, एथिक्स और सेल्फ डिसिप्लिन पे ये ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ठीक है। फिर आयुर्वेद, द कोर इंडियन मेडिकल सिस्टम। तो मीनिंग एंड प्रिंसिपल देखेंगे पहले हम। आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है, आयुष मतलब लाइफ, और वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो आयुर्वेद जो होता है ना, वो 3 दोष की थ्योरी पे बेस्ड है। पहला क्या है, वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। तो वात का मतलब होता है मूवमेंट, फिर पित्त का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, और कफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड इम्यूनिटी। हेल्थ डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ दोषास, धातुस, मल, अग्नि एंड माइंड। ये सारी जो पॉइंट्स है ना, वो आपको याद रखनी है, इसको आपको लिखना है, और आगे भी यही सारी चीज़ें जो है आती जाएंगी आयुर्वेद में। तो हेल्थ डिपेंड करता है किस पे, बैलेंस ऑफ दोष, धातु, मल एंड अग्नि एंड माइंड। इन सारी चीज़ों पे क्या करता है, ये डिपेंड होता है। ठीक है। फिर प्रिवेंटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या रह जाएगा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार एंड विहार। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को ठीक करना पड़ेगा, फिर सीजनल रूटीन को ठीक करना पड़ेगा, फिर डाइट अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेशन। मतलब जैसा हमको डाइट लेने के लिए कहा गया है हम क्या करेंगे, वैसा ही डाइट अप्लाई करेंगे। फिर लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। लाइफस्टाइल डिसिप्लिन को भी क्या करना पड़ेगा, हमको सुधारना पड़ेगा। ठीक है। फिर चरक संहिता। चरक संहिता के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, एट्रीब्यूटेड टू आचार्य चरक। ये कहते हैं फाउंडेशन ऑफ काय चिकित्सा। काय चिकित्सा का मतलब होता है हमें जो शरीर की जो चिकित्सा के बारे में हमको पढ़ना होता है, इंटरनल मेडिसिनल नॉलेज के बारे में चरक संहिता में लिखा गया है। काय का मतलब होगा शरीर, और चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट। स्ट्रेस प्रिवेंशन ओवर क्योर। स्ट्रेस इज प्रिवेंशन ओवर क्योर, मतलब हम कैसे कुछ बीमारियों से बच सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, जबकि जो क्योर है उन पे ये कम फोकस करता है। फिर की लेसन्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे चरक ने क्या किया, हेल्थ को किसके इक्वल बताया है, हमारे धर्म के, हमारे अर्थ के। अर्थ का मतलब हो जाएगा अर्निंग। धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष के बराबर इन्होंने हेल्थ को रखा है। फिर फिजिशियन थे ये, और पेशेंट सेंटर्ड केयर यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, और ये पूरी एथिक्स के साथ अपने जो पेशेंट थे उनका इलाज करते थे, साथ ही साथ कंपैशन के साथ ही उनका इलाज करते थे। फिर मेंटल हेल्थ, इमोशन को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, और बिहेवियर इन डिसीजेस। ठीक है। और इनका जो मेन ये था कि बैलेंस डाइट लें और मॉडरेशन में रहें। बैलेंस डाइट लेने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, प्रिवेंशन पे, क्योर पे कम फोकस किया गया है। तो ये होगा हमारा चरक संहिता के बारे में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में क्या आ जाएगा, ऑथर्ड बाय आचार्य सुश्रुत, नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। इनको हम फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी, वो भी कब, 1220 AD में। मतलब उस टाइम पे शायद ही दूसरी जगह पे वेस्टर्न कल्चर में सर्जरीज का नाम पता होगा, उस टाइम पे क्या किया था, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी। फिर की लेसन्स क्या हो जाएंगे, एनाटॉमिकल नॉलेज। इन्होंने क्या दिया, एनाटॉमिकल नॉलेज दी है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वेजिटेबल्स पे और एनिमल स्किन्स पे। फिर हॉलिस्टिक एंड पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स एंड रिहेबिलिटेशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। देखो सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम ना उतना मेन नहीं है, आपका अगर लॉन्ग में भी आ सकता है ना, लॉन्ग या फिर 5 मार्क्स में,
तो आपका पहला तो आएगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आ सकता है, और उसके बाद सिद्धा सिस्टम है, और यूनानी से उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो सिद्धा सिस्टम क्या है? ओरिजिनेटेड इन तमिल ट्रेडिशन, तमिलनाडु में इसको बनाया गया था। क्लोजली लिंक्ड विद अल्केमी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। अल्केमी मतलब जो हमारे पुराने टाइम के जो केमिस्ट्री थी उसके साथ ये रिलेटेड है। वे साथ ही साथ किसे लिंक्ड है? योगा से और स्पिरिचुअलिटी से भी ये लिंक्ड है। फिर फोकस ऑन परफेक्शन ऑफ बॉडी एंड लॉन्गेटिविटी, ये किस पे फोकस करता है? बॉडी के परफेक्शन में और उसके लॉन्गेविटी में। फिर एम्फेसाइज ऑन मिनरल एंड मेटल बेस्ड मेडिसिन, इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है? मिनरल्स पे और मेटल बेस्ड मेडिसिन पे फोकस किया गया है। फिर स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एंड रिजुनेटिव अप्रोच, इसको हम बोलेंगे कायाकल्प। ठीक है, इतना हो जाएगा सिद्धा सिस्टम में। फिर यूनानी सिस्टम, यूनानी सिस्टम में क्या आ जाएगा? इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? मेडिवल पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो है ग्रेको और मेडिसिन से रूटेड है, मतलब जो ग्रीस और अरब वाली जो मेडिसिन थी ना उनसे ये रूटेड है। फिर बेस्ड ऑन ह्यूमरल थ्योरी, अब ह्यूमरल थ्योरी में क्या आ जाएगा? ब्लड, फेल्ट, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ये उस पर बेस्ड है। फोकस ऑन डाइट थेरेपी, रेजिमेंटल थेरेपी एंड नेचुरल मेडिसिन पे ये क्या करता है? फोकस करता है। एम्फेसाइजेस बैलेंस ऑफ टेम्परमेंट। ठीक है, फिर अदर इंडिजिनस हेल्थ ट्रेडिशंस, ये जो होते हैं वो फोक मेडिसिन होते हैं और ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस होते हैं कि जो पहले जो ट्राइब्स रहते थे ना, वो कम्युनिटी अगर किसी को बीमारी कुछ है, ये तबीयत ठीक नहीं है, तो किस तरीके से उनको ठीक करते थे, उन्हीं प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमको यहाँ पे देखना था। फिर योगा एंड नेचुरोपैथी, माइंड बॉडी का इंटीग्रेशन है। होम रेमेडीज पास थ्रू द जनरेशन, जैसे आज भी आपको सर्दी या फिर खांसी होती है तो आप डायरेक्ट सर्दी की मेडिसिन लेने नहीं जाते, आप काढ़ा बना के पीते हैं, या फिर और कुछ जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं हम उनको पहले आजमाने की कोशिश करते हैं। तो यही होम रेमेडीज क्या है? जनरेशन टू जनरेशन पास होते आ रही है। यूज ऑफ मेडिकल प्लांट्स एंड इकोलॉजिकल नॉलेज, जैसे कि आज भी हर किसी के घर में तुलसी का पत्ता मिल जाएगा, एलोवेरा का पत्ता मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत ही मेडिसिनल यूज़ के साथ हमारी जो जनरेशन क्या हो रही है? पास होते जा रही है। ठीक है, फिर कॉमन थ्रेड्स अक्रॉस इंडियन हेल्थ सिस्टम, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, फिर प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हीलर, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, डाइट एंड एनवायरनमेंट, मतलब कैसे जो है हमारी हेल्थ ठीक होती जा रही है, और ये जो है वो अक्रॉस इंडिया चलते आ रहा है कॉमन थ्रेड से ही। तो पहले क्या हो जाएगा? होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ हो जाएगा, फिर प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर हो जाएगा, फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, डाइट एंड एनवायरनमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फिर रेलेवेंस फॉर मॉडर्न हेल्थ केयर, ये जो एड्रेस करते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस को, डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, हाइपरटेंशन, जो हमारी मॉडर्न हेल्थ केयर है उनमें यही सारी चीज़ें आती है। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हो गई ये बहुत कॉमन होती जा रही है धीरे धीरे। डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हाइपरटेंशन हो गया। सपोर्ट्स इंटीग्रेटिव एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, encourages mental well-being and preventive healthcare cost effective and culturally rooted healthcare। फिर लास्ट है मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया टुवर्ड्स टाइम टेस्टेड कंसेप्ट्स ऑफ मेंटल वेलनेस, कंसेप्ट ऑफ माइंड, ध्यान, माइंड बॉडी रिलेशनशिप, आयुर्वेद, योग दर्शन एंड आत्मा। तो अब हमें जो एंशिएंट टाइम की जो मेंटल वेलबींग थी उसके बारे में स्टडी करनी है। पहले हम पढ़ेंगे Ancient Indian thought presents a holistic, integrated and preventive understanding of mental health far more expensive than the modern disease-centered approach। मतलब जो पहले के जो लोग थे उनका जो थॉट था वो ऐसा था कि जो होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकेगा मेंटल हेल्थ के लिए वो हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आजकल के जो डिसीज सेंटर्ड अप्रोचेस हैं मॉडर्न वर्ल्ड के उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। Mental wellness was not treated as separate medical issue but as harmonious state of mind, body, conduct, consciousness rooted in philosophy, आयुर्वेद, योग एंड स्पिरिचुअली। हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कैसे डिपेंडेंट होती है? केमिकल्स हो गए, मतलब आजकल की जो टेक्नोलॉजी हो गई उनसे रूटेड होती है। पर जो वो उस टाइम की जो चीज़ें थी, एथिकल चीज़ें थी, हमारी जो एंशिएंट चीज़ें थी मेन, वो किन से रूटेड थी? इनमें आ जाएगा हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, कंडक्ट, माइंड, बॉडी, कंडक्ट एंड कॉन्शियसनेस,
जो कि क्या होता है हमारी फिलोसॉफीज पे, हमारी आयुर्वेद पे, योग पे और स्पिरिचुअलिटी पे क्या थे, रूटेड रहा करती थी। फिर कंसेप्ट ऑफ माइंड, जिसको हम मन बोलते हैं एंशिएंट इंडिया में। मन इज द इनर इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, चिंतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, संकल्प और विकल्प के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर परसेप्शन एंड इमोशनल रेस्पॉन्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। माइंड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन बॉडी, शरीर एंड सोल, ये दोनों के बीच का क्या होता है, माइंड एक ब्रिज होता है। ठीक है। फिर कंसिडर्ड सबल डायनेमिक एंड इन्फ्लुएंस बाय सेंसेस एंड एक्शंस, मतलब ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, सेंसेस से और एक्शन से ये इन्फ्लुएंस होता है। फिर थ्री गुणास ऑफ माइंड, थ्री गुणास ऑफ माइंड में क्या आ जाएगा, सत्व, मतलब क्लैरिटी, बैलेंस एंड विजडम, इसको हम क्या बोलेंगे, सत्व। फिर राजास, इसमें क्या आएगा, एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस एंड डिजायर। फिर तमस में क्या आएगा, इनर्शिया, इग्नोरेंस एंड डेल्यूजन। ठीक है। मेंटल हेल्थ इज द डोमिनेंस ऑफ सत्व विच कंट्रोल रजस एंड तमस, मतलब मेंटल हेल्थ जो है ना वो डोमिनेंस है किसका, सत्व का। सत्व ही क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। फिर माइंड बॉडी रिलेशनशिप, माइंड बॉडी रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा, एंशिएंट इंडियन सिस्टम स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज ऑन साइकोसोमेटिक यूनिटी, ये क्या करता था, साइकोसोमेटिक यूनिटी पर ही फोकस्ड होता था। कौन, माइंड बॉडी रिलेशनशिप ऑफ द एंशिएंट टाइम। मेंटल डिस्टर्बेंस अफेक्ट फिजिकल हेल्थ एंड वाइस वर्सा, मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस होगा तो वो फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करेगा, और अगर फिजिकल हेल्थ भी हमारा खराब है तो वो क्या करेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। आयुर्वेद में क्या बोला गया कि शरीरम व्याधि मंदिरम, मतलब द बॉडी इज द एबोर्ड ऑफ डिसीजेज इन्फ्लुएंस बाय मेंटल स्टेट। हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं ना कि अगर हम आप मन में सोचोगे कि हाँ हमको ऐसी बीमारी है तो वो और वैसे होते जाती है। अगर आप मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगे ना तो कभी कभी कुछ बीमारियाँ वहीं पे भी काट कर जाती हैं। तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। फिर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अफेक्टिंग डाइजेशन, जैसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या अफेक्ट होता है, डाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे आयुर्वेदिक टर्म्स पे, अग्नि, अग्नि इफेक्ट हो रही है। फिर इमोशनल इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनिटी, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओजस। लाइफस्टाइल इम्बैलेंस कॉजिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, हमारी जो लाइफस्टाइल इम्बैलेंस जो होती है ना वो हमारे मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मानस रोग। ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेद, आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी करना है तो कंसेप्ट ऑफ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब क्या होगा, हेल्थ। इस पे जो आयुर्वेद है ना उस पर हम कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे, दोष जो हमने पढ़ा है, त्रिदोष हमने पढ़ा है, क्या हो जाएगा, वात, पित्त एंड कफ। फिर धातुज एंड सेंसेस से रिलेटेड है। फिर आत्मा, मतलब हमारा जो इनर सेल्फ है ये भी हमारे स्वास्थ्य में रिलेटेड है। फिर मेंटल डिसऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब जैसे हमें बहुत ज़्यादा दुख है ना तो फिर हमें कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारी खुशी है तो फिर वो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं बूस्ट अप करेगी। लेकिन हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन है तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसको एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर रूट, ये जो मानस रोग है उसका रूट कॉज क्या होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं। मानस रोग मतलब जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है ना, मेंटल जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनका कॉज क्या हो जाता है, डिजायर्स, हमारे जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं वो इनका कॉज हो जाएगा। फिर लाइफ स्टाइल एंड डाइट, ये भी इसका कॉज हो जाएगा। फिर मेंटल थेरेपी, मेंटल थेरेपी मतलब कंट्रोल ऑफ माइंड, हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे डिज़ायर्स से ही अगर हमें इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ये हम कैसे करेंगे, नॉलेज होगा तो कर सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन से कर सकते हैं, एथिकल कंडक्ट से कर सकते हैं और पॉजिटिव थॉट रेगुलेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर योग दर्शन, योग दर्शन इन मेंटल वेलनेस में आपके वही 8 योग आएंगे जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए मैं इस पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर देख लिया होगा तो आपके लिए बहुत ईजी है, और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आना भी होगा ना तो उस टॉपिक से ज़्यादा आएगा, इससे कम आएगा, मतलब वो उस पर ज़्यादा बेस्ड है, तो आपको वहाँ जाके एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। फिर इसमें हमको 8 फोल्ड पद के बारे में पढ़ना है, अष्टांग योग के बारे में, योग जो है पतंजलि के द्वारा दिया गया है। अष्टांग योग भी यम, नियम, ध्यान,
धारणा और समाधि हो गया, इन सब के बारे में आपको 8 योग के बारे में स्टडी करना है, जो कि पूरी मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड मेंटल वेलबींग, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो आत्मा जो है वो एटर्नल है, अनचेंजिंग सेल्फ है। एटर्नल मतलब वो हमेशा ही रहेगी। सफरिंग अराइजेज फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन विथ माइंड एंड बॉडी। सफरिंग कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन विथ माइंड एंड बॉडी, नॉट द ट्रू सेल्फ। रियलाइजेशन ऑफ आत्मा लीड्स टू, अगर आप हमें हमारे आत्मा का रियलाइजेशन हो गया तो उससे क्या होगा? फियरलेसनेस होगी, मतलब फियर कम होते जाएगा। इनर पीस, हमें अंदर से बहुत ही शांत फील होगा। फ्रीडम फ्रॉम मेंटल सफरिंग, हम जिस मेंटल से सफ़र कर रहे हैं उससे क्या होगा? हमको फ्रीडम मिल जाएगा। तो यह है कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड मेंटल वेलबींग। फिर रोल ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल। मेंटल हेल्थ लिंक टू मोरल लिविंग, मतलब हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारे धर्म से। ट्रूथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन रिड्यूसेस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये क्या करता है? इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करता है। फिर एक्सेसिव डिज़ायर, एंगर, ग्रीड डिस्टर्ब मेंटल बैलेंस। अगर हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखेंगे, एंगर बहुत ज़्यादा होगा या फिर बहुत ज़्यादा हम ग्रीडी होंगे ना, तो हमारा मेंटल बैलेंस ऐसे ही खराब होते रहेगा। एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट, तो एजुकेशन सोशल सपोर्ट में क्या आ जाएगा कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे हमको एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डिसिप्लिन से हो जाएगा। डिसिप्लिन, इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, माइंड ट्रेनिंग करवा सकते हैं हम, कम्युनिटी रिचुअल्स करा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करा सकते हैं, जिससे क्या हो सके सामने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हो सके? मेंटल स्टेट अच्छा रह सके। ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस के बारे में पढ़ना है। कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस में क्या आ जाएगा? राइजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वेरिड एंशियंट इनसाइट्स, मतलब आजकल क्या हो गया, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो डिप्रेशन के केसेस हो गए हैं, स्ट्रेसेस के चांसेस हो गए, वो मतलब बढ़ गए हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है हमारे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में जिससे क्या कर सकें हम, मेंटल जो हमारे ट्रॉमास हो गए या फिर मेंटल स्ट्रेस हो गए उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस कैसे कर सकते हैं? योगा से, मेडिटेशन से, एडॉप्टेड ग्लोबली, इनको क्या किया गया है? योगा, ये मेडिटेशन है वो हमारे सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। अभी अभी हाई कोर्ट, जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है ना, उसने भी ऐसा रूल निकाला है, यहाँ पे आप बिल निकाला है बोल सकते हैं, स्टेटमेंट है वो एक, कि जो योग है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं है, मतलब वो सेक्युलरिज्म है, मतलब वो सबके लिए ही है, वो कोई रिलीजियन बेस्ड चीज़ नहीं है। योगा तो हर कोई कर सकता है अपने माइंड को शांत रखने के लिए। तो और आयुर्वेद लाइफस्टाइल अप्रोच अलाइंस विद मेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स, हमारे आयुर्वेद में जैसा लाइफस्टाइल बताया गया है ना, वो मेंटल वेलनेस के प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। फिर फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड रेजिडेंस, इस टाइम क्या करते हैं? सेल्फ अवेयरनेस पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा है, और अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप एक बार कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चंस वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि क्या है? बैलेंस रिलेशनशिप है बिटवीन, ये है बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन नीड्स और एनवायरनमेंट के बीच का, जिससे हम क्या करते हैं? हमारे नीड्स को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन जो नेचर है उसको हम क्या करते हैं? डिग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। फिर परसेप्शंस पढ़े हमने बहुत सारे, ट्रेडिशन और मॉडर्न में। तो ट्रेडिशन में क्या आ जाएगा? हम लैंड को कैसा, हमारे जो फॉरेस्ट है उनको हम जो बहुत ही सेक्रेड मानते थे और अपने जो देवी देवता है उनका घर मानते थे, जबकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में क्या करते हैं? इनको बस एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, जिसको हम जितना चाहे उतना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है। फिर परसेप्शन ऑफ लैंड, पहले हम क्या करते थे? भूमि माता मानते थे और उसको हम बहुत ही अच्छे से कल्चरली हम उसको आइडेंटिटी के रूप में देखते थे। आजकल हमने बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया है और हम इसको लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इरोजन हो रहा है, ये सब क्या होगा? मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। फिर वाटर में क्या आएगा? हम इसको पहले सेक्रेड मानते थे, लाइफ गिविंग मानते थे, और आज क्या हो गया? ये चीज़ें स्कार्स होती जा रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं और इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। फिर एनिमल्स में क्या आ जाएगा? हम पहले इसको भगवान मानते थे, वर्शिप किया करते थे, और अब हम इनको क्या मानते हैं? बस एक रिसोर्स की तरह देखते हैं, फूड के लिए, लेबर के लिए। फिर चेंजिंग परसेप्शंस, कैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में जो चेंजेस आए परसेप्शंस के, वो क्या है? तो पहले हम क्या सोचते थे? बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक थे, इकोसेंट्रिक मतलब
इकोनॉमिक बेस्ड थे। अब क्या होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि हमारा जो हम क्या सोचने लगे कि हम जो ह्यूमंस हैं सिर्फ वही सेंटर आइडेंटिटी हैं, सेंटर हमारा जो लिविंग है, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हर चीज़ हम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमारा वर्ल्ड व्यू कैसे हो गया है, एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विदाउट एथिकल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब एडवांसमेंट्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने एथिक्स को भी भूलते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, रिसोर्स स्कार्सिटी हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज और भी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। रिस्टोरिंग सोसाइटी एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम, रिस्टोर में क्या आएगा, रिवाइविंग ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है ना, इनको रिवाइव कर सकते हैं। फिर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन एथिक्स, फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और भी ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं लोगों को इस चीज़ के लिए। फिर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, हमारा जो रूम होना चाहिए, हमारा जो घर होना चाहिए, जो भी जगह में हम रह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से बना हुआ होना चाहिए। फिर सस्टेनेबल प्लानिंग भी इसी में पढ़ेंगे। फिर कोर प्रिंसिपल के बारे में हमने देखा। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमने देखा। फिर हम इंडिजिनियस चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बनाने के लिए, हमने इसके बारे में भी स्टडी कर लिया है। ठीक है। फिर इंडिजिनियस वाटर मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा है। फिर कम्युनिटी लेड अर्बन प्लानिंग के बारे में हमने देख लिया। सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमने देखा है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, हम ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकें, सस्टेनेबली और अच्छी चीज़ें बना सकें, इसके बारे में स्टडी कर ली। फिर इंडियाज़ हेल्थ ट्रेडिशन, इसमें हमने आयुर्वेद के बारे में देखा। आयुर्वेद में क्या देखा, 3 दोषों के बारे में देखा है, पित्त, कफ एंड वात। फिर हमने प्रिवेंटिव अप्रोच देखा, चरक संहिता के बारे में स्टडी की है। फिर सुश्रुत संहिता के बारे में हमने स्टडी की है। और फिर सिद्धा सिस्टम हमने पढ़ा जो कि तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड है। यूनानी सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ग्रेको अरब मेडिसिन से ये क्या है, बहुत ज़्यादा ओरिजिनेटेड है। फिर ये किस पे है, ह्यूमरल थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि क्या है, ब्लड, फेल, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, इन सब में क्या है ये बेस्ड है। फिर कॉमन थ्रेड्स ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम। फिर मेंटल हेल्थ इन एंशिएंट इंडिया, उसके बारे में हमने स्टडी किया। और इसको स्टडी करने के बाद हमारा क्या हो गया, ये जो यूनिट है पूरा वो कंप्लीट हो गया। और इसके साथ साथ हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया फर्स्ट सेमेस्टर, ये भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया होगा, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है स्टार्टिंग से, हमने ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेटर बनानी है तो आप हमें वहाँ पे लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, नोट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। और अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।